नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई कहानी में। दोस्तों, हमारी आज की कहानी है खिलवाड़। दोस्तों, मेरा बेटा हमेशा अपनी बहन के हाथ से ही दूध पीता था। अगर मैं उसे दूध देती तो वो गुस्सा हो जाता। मैं दोनों का प्यार देखकर बहुत खुश होती, लेकिन हैरत की बात यह थी कि जब मैं अपनी बेटी के रिश्ते की बात करती तो मेरा बेटा कोई न कोई कमी निकलकर शादी टाल देता था। फिर मुझे कुछ शक हुआ और एक दिन मैंने अपनी बेटी के कपड़े पहन लिए और बेटी की जगह में सो गई। थोड़ी देर बाद मेरा बेटा कमरे में आया और उसने जो मेरे साथ किया उससे मेरी जान निकल गई थी, क्योंकि उसने मेरे साथ वो किया जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दिल दहल उठेगा आपका इस कहानी को सुनकर। लेकिन इससे पहले दोस्तों, आपसे हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि आप लोग कहानी को सुनकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। कृपया सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, माँ बाप अक्सर अनजान रहते हैं और उनके बच्चे ऐसे काम कर जाते हैं जिनके बारे में माँ बाप ने कभी सोचा भी नहीं होता। मेरा पति इस दुनिया से बहुत जल्दी चला गया। भगवान ने मुझे 2 बच्चे दिए थे, एक बेटा और एक बेटी, दोनों ही बहुत हसीन, बिल्कुल अपने बाप की तरह। मेरे ससुराल वालों ने जिंदगी भर मुझे बहुत तंग किया था। मैं उनके साथ जॉइंट फैमिली में रहती थी। उन्होंने मेरा जीना हराम किया, यहाँ तक कि मुझे दिमागी मरीज बना डाला। जब मेरा पति इस दुनिया से गया तो मेरे दोनों बच्चे बहुत छोटे थे। बेटा 5 साल का था और बेटी 3 साल की, लेकिन मेरे ससुराल वाले मुझे अभी भी वापस जाने नहीं देना चाहते थे। उनका कहना था कि वो मेरी शादी मेरे पति के बड़े भाई से करवाएंगे। सारी जिंदगी मैं अपने पति से कहती रही कि मुझे इस घर से निकालो, लेकिन वो खुद इस दुनिया से चला गया। वो भी जानता था कि मैं इस घर में बहुत ज्यादा परेशान थी। मैं तो ये सोच भी नहीं सकती थी कि मैं इसी घर में रह जाऊं। बेशक वो फिर से मेरी शादी करवाते, तब भी नहीं। मेरा जेठ एक अच्छा इंसान था। उसकी पत्नी भी इस दुनिया में नहीं थी और उसके बच्चे भी नहीं थे। अगर मेरी शादी उससे हो जाती तो शायद वो मेरे बच्चों को बाप बनकर उनको पालता और मुझे भी एक मर्द का सहारा मिल जाता। लेकिन मैं इस घर में रहना नहीं चाहती थी। मुझे अपने जेठ से कोई मसला नहीं था, वह बुरा आदमी नहीं था, लेकिन इस घर से निकलने के लिए मैं दिन रात तड़पती रही, अपने पति से झगड़े करती रही। यहाँ तक कि आखिरी बार जब हमारी लड़ाई हुई थी तो वह भी इसी बात पर कि इस घर से कब निकलेंगे, क्योंकि वह बार बार कहता था कि मैं तुम्हें यहाँ पर सारी जिंदगी नहीं रखूंगा। उसने मुझसे वादा किया था, पर वह वादा निभाए बिना ही इस दुनिया से चला गया। अब मुझे फिर से जीने का सहारा मिल रहा था, लेकिन इसी घर में रहकर सहारा तो क्या। अगर मुझे दुनिया भर के पैसे भी मिल जाते, मैं तब भी यहाँ नहीं रहती। मेरे पति के देहांत के बाद कुछ महीने में अपने ससुराल में रही के फौरन से निकल जाना अजीब लगता है। वह लोग कहते कि पति को गए हुए 2 हफ्ते नहीं हुए और यह जा रही है, लेकिन जब कुछ वक्त गुजर गया तो मैं वहाँ से जाने की तैयारी करने लगी कि अचानक मेरा जेठ मेरे कमरे में आया और उसने कहा कि ये लोग तुम्हें जाने नहीं देंगे, क्योंकि इन लोगों ने तुम्हारे साथ जिद बना ली है। दोस्तों, मेरी माँ बहुत जिद्दी औरत है। मैं तुम्हारी मदद करता हूँ यहाँ से निकलने में। मैंने कहा, तुम भी तो इसी खानदान के हो तो मेरी मदद क्यों करोगे। उसका कहना था कि मैं अपने भाई से बहुत मोहब्बत करता था, उसकी इस दुनिया से जाने की उम्र नहीं थी। तुम और तुम्हारे बच्चे मेरे भाई की निशानी हो। मैं तुम दोनों की मदद जरूर करूँगा। मैं अपने जेठ की मदद से इस घर से निकल गई, लेकिन मैंने सुना था कि मेरी सास ने सारे खानदान में मुझे बदकिरदार साबित कर दिया था। यहाँ तक भी कहा था कि जब ये मेरे बेटे के साथ थी तो ये उसके साथ बहुत बदतमीजी करती थी। मेरा बेटा इसी की वजह से इस दुनिया से गया है। उसने खुदकुशी की है। उसने यहाँ तक भी कहा कि यह मेरे बड़े बेटे से शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसने कोई लड़का फंसा रखा है और वह घर से भाग गई है। मैंने अपने पति से मोहब्बत की शादी की थी और इस मोहब्बत की शादी ने मुझे दुख, बदनामी और रुसवाई के सिवा और कुछ नहीं दिया। मैं एक मानसिक रोगी बन गई और अपनी औलाद पर बहुत ज्यादा सख्ती करने लगी।
इस बात को 15 साल गुजर गए। आज मेरी बेटी 18 साल की और मेरा बेटा 20 साल का हो गया है। हम लोग एक छोटे से घर में रहते हैं। मेरी बेटी घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है और मेरा बेटा एक कॉल सेंटर में काम करता है। मैं भी घर में कपड़े सीती हूँ। हम आम लोग हैं और हमारा गुजारा आराम से हो रहा है। पुराने दिनों को याद करके अक्सर मेरा बीपी बढ़ जाता है, लेकिन फिर मैं खुद पर काबू पा लेती हूँ। औरत को जब उसकी मर्जी के बिना के माहौल में रखा जाता है तो वह पागल नहीं होती तो और क्या होती है। और जब मुझे लगने लगा कि जब वहाँ से निकल जाएं, तो मेरा पति ही इस दुनिया से चला गया। उसके बिना मैंने जो साल गुजारे थे आसानी से नहीं गुजरे थे। ऐसा लगता था कि जिंदगी जीरो से शुरू हुई थी। 15 साल लग गए फिर से अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए। मेरा नाम सोनम है और मेरी बेटी का नाम नेहा और मेरे बेटे का नाम अमन है। नेहा और अमन में बहुत ज्यादा मोहब्बत थी। बचपन से ही इन दोनों ने अपने रिश्तेदार नहीं देखे थे। मेरा तो इस दुनिया में कोई था नहीं और उसके बाप के खानदान वाले तो वैसे ही बहुत जालिम थे। जब मैं इन दोनों को इस घर से लेकर निकली, उसके बाद से हम इन 15 सालों में अकेले ही रहे थे। मैं मोहल्ले में भी किसी के यहाँ ज्यादा आना जाना नहीं रखती थी, न इन्हें बाहर खेलने जाने देती थी। मुझे सब कहते थे कि ऐसा करोगी तो तुम्हारे बच्चे भी साइको हो जाएंगे। मेरा कहना था कि यह दुनिया बहुत बुरी है। यहाँ मोहब्बत के नाम पर धोखे दिए जाते हैं। मेरे बच्चे जब तक मेरी आंखों के सामने रहेंगे तो तसल्ली होगी कि वो सुरक्षित हैं। अपने बच्चों को जमाने से छुपाकर सबसे दूर रखने का फायदा यह हुआ कि वो एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। अब वही एक दूसरे के साथ खेलते, बातें करते। और ये सबसे अच्छी बात थी, क्योंकि एक भाई ही बहन का सबसे अच्छा रक्षक होता है और बहन अपने भाई की सबसे अच्छी दोस्त होती है। उनको यह बात समझ आ गई कि दोस्तों की जरूरत ही नहीं है। भाई बहन जब एक दूसरे के दोस्त बन जाए तो फिर किसी और दोस्त की क्या जरूरत है। इसलिए वे भी आपस में बहुत अच्छे दोस्त बन गए। दोनों शुरू से एक ही स्कूल में गए, एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। अब उनकी पढ़ाई पूरी होने वाली थी। मुझे इन दोनों का प्यार देखकर बहुत खुशी होती थी, लेकिन फिर कुछ अजीब होने लगा। इतना अजीब कि मैं हैरान और परेशान रह गई। मेरे बेटे की आदत थी कि रात को सोने से पहले दूध का एक गिलास पिया करता था, नहीं तो उसको नींद नहीं आती थी। लेकिन वो जिद करता था कि मैं दूध का गिलास सिर्फ अपनी बहन के हाथ से ही पीऊंगा। मैंने उसे कहा कि वो सो गई है, तुम ये दूध का गिलास पी लो और सो जाओ, लेकिन उसका कहना था कि उसे बुलाओ, उसी के हाथ से दूध का गिलास पीना है। मुझे इसकी इस बात पर गुस्सा आ गया। मैंने कहा यह क्या हरकत है, छोटे बच्चों की तरह जिद लगा रखी है। इतने में नेहा वहाँ पर आ गई। शायद वो हमारे शोर की आवाज सुनकर जाग गई थी। उसका कहना था कि माँ आप लोग क्यों शोर कर रहे हैं। मैंने उसे बताया कि ये सी बात कर रहा है तो नेहा हंस दी और बोली कि बस इतनी सी बात है, कोई बात नहीं, मैं पिला देती हूँ। अमन ने नेहा के हाथ से दूध का गिलास पी लिया और नेहा उसी कमरे में बैठ गई। 2 घंटे बाद नेहा उस कमरे से बाहर निकली। रात के 12 बज गए थे। मैंने कहा कि दूध पिलाते हुए तुमने 2 घंटे लगा दिए, तो कहने लगी कि हम बातों में लग गए थे। मैंने उसे डांटा कि बातें करने में वक्त जाया मत करो, सुबह जल्दी उठना होता है, रात को जल्दी सोया करो। मैं हैरान हुई कि अमन ने अचानक से क्या जिद पकड़ ली थी कि अपनी बहन के हाथ से दूध पीना है। खैर, ये बात एक दिन तो हो गई, लेकिन ये एक दिन की बात नहीं थी। अमन रोज जिद करता था कि वो अपनी बहन के हाथ से दूध का गिलास पिएगा और दूध का गिलास पीने के बहाने दोनों कमरे में 2 घंटे तक बातें करते रहते हैं। पहले मुझे लगा कि दोनों ने कोई वीडियो गेम खरीदी है या कोई फोन ले लिया है जिस पर वो लगे हुए हैं, लेकिन जब मैंने जाकर देखा तो ऐसा कुछ नहीं था। उस कमरे में बस दोनों बैठे बातें कर रहे थे। एक दिन तो 2 घंटे से भी ज्यादा वक्त हो गया। अब मुझे गुस्सा आया कि ये कोई वक्त है बातें करने का। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी तो मैं हैरान और परेशान रह गई। दरवाजा अंदर से बंद था।
मैंने जोर जोर से दस्तक देने शुरू कर दी और 5 मिनट बाद दरवाजा खुल गया। दोस्तों, मैंने कहा, ये किसने दरवाजा बंद किया था? दरवाजा बंद करके तुम लोग क्या कर रहे थे? ये कोई तरीका है? अमन ने कहा कि गलती से दरवाजा बंद हो गया होगा, वरना हमें दरवाजा लॉक क्यों करना था? मैंने कहा कि बेटा, तुम इतने अच्छे घर में नहीं रहते हो जहां ऑटोमेटिक लॉक लगे होते हैं जो खुद ही बंद हो जाते हैं। ये कुंडी वाला दरवाजा है और कुंडी तब तक नहीं लगती जब तक खुद न लगाई जाए। मैंने उनको कहा कि जाओ, जाकर अपने कमरे में सो जाओ और आगे ये हरकतें घर में नहीं चलेंगी। नेहा की पढ़ाई पूरी होने वाली थी और अब उसकी शादी की उम्र हो चुकी थी। मैं नहीं चाहती थी कि वो कहीं और दिल लगा बैठे, इसलिए मैं उसकी शादी जल्दी करवाना चाहती थी, जबकि मेरी शादी 19 साल की उम्र में हुई थी। मैंने शाम को घर में रिश्तेदारों को बुला लिया। उन्होंने नेहा को देखा, उससे 2-4 सवाल किए। उसके बाद मैंने नेहा को वापस भेज दिया। अमन वहां आया तो उसने उनके सामने एक निहायत अजीब बात कर दी। उसने कहा कि ये खाना जो आप देख रहे हैं, ये मेरी बहन ने नहीं बनाया है, मैं बाजार से लेकर आया हूँ। मेरी बहन सुबह 12 बजे उठती है, खाना बनाना तो इसे आता ही नहीं है। और मुंहफट और बदतमीज तो इस हद तक है कि अभी मोहल्ले में इसकी एक लड़की से झगड़ा हुआ तो इसने उस लड़की का सर फोड़ दिया। आप यकीन नहीं करेंगे अंकल आंटी, हमारे घर में तो पुलिस भी आ गई थी। जैसे तैसे हमने रफा दफा कराया मामला। भगवान कसम, बहुत तमाशा बना था। मैं अमन पर हैरान थी कि वो ये सब क्या बोलता चला जा रहा था, जबकि इस बात में कोई हकीकत नहीं थी। नेहा को खाना भी बनाना आता था, वो बिल्कुल भी लेट नहीं उठती थी। और किसी का सर फोड़ना तो राम राम, वो ऐसा कभी कर ही नहीं सकती थी। फिर इस लड़के को क्या हो गया था? मैं खुद हैरान थी कि ये नशा करके तो नहीं आया था। वो लोग तो फौरन खड़े हो गए और कहने लगे कि ऐसी बदतमीज लड़की का रिश्ता हमें नहीं चाहिए, और बुरा भला कहते हुए वहां से निकल गए। उनका जाना था कि अमन जोर जोर से हंसने लगा। मैंने कहा कि ये क्या किया तुमने? तो कहने लगा कि आपने उनके बेटे की शक्ल देखी थी। मैं अपनी बहन की शादी ऐसे किसी इंसान से नहीं करवानी। मुझे लड़का पसंद नहीं था। मैंने कहा तो तुम साफ इनकार कर देते, मेरे से मशवरा करते, मुझे अपनी बात समझाते। ये इतना घटिया तमाशा करने की क्या जरूरत थी? अमन का कहना था कि मैंने ये इसलिए किया था कि वो दोबारा इस घर में रिश्ता करने के बारे में सोच भी नहीं सके। और आप तो उनकी करीब हुई जा रही थी, सिर्फ घर और जायदाद देख रही थी। लड़के की शक्ल भी देखनी चाहिए थी। मेरी इतनी प्यारी बहन मैं किसी ऐसे लड़के के हवाले नहीं करने वाला। दोस्तों, मुझे अमन की हरकत पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन अब जो हो चुका था सो हो गया था। उन लोगों से दोबारा बात करने का कोई मकसद नहीं था। अगर मैं कहती कि मेरा बेटा मजाक कर रहा था, वो तब भी मेरी बात नहीं मानते। शाम को मैंने देखा कि दोनों बहन भाई छत पर बैठ के चाय पी रहे थे और खिलखिला कर हंस रहे थे, जबकि मेरा मूड इतना खराब था। उनको इस बात की खुशी थी। एक दिन घर की सफाई करते वक्त मुझे एक कागज मिला जिस पर कुछ लिखा था। वो पढ़कर मैं हैरान रह गई। उस पर लिखा था कि नेहा की तबीयत खराब है, इसलिए उससे 2 दिन की छुट्टी चाहिए। ये दरख्वास्त नेहा की माँ ने अपनी तरफ से लिखी थी, यानी मैंने। और तो और इस दरख्वास्त के नीचे मेरे दस्तखत भी किए गए थे, जो बिल्कुल मेरे ही दस्तखत थे। पर मैंने तो ये दरख्वास्त नहीं लिखी थी और ना ही मैंने दस्तखत किया था। मैंने तारीख देखी तो ये 4 दिन पहले की बात थी, लेकिन 4 दिन पहले तो नेहा कॉलेज गई थी। फिर उसने छुट्टी क्यों ली? और अगर उसने छुट्टी ली तो फिर वो घर से कॉलेज नहीं गई तो गई कहाँ? मैंने वो दरख्वास्त अपने पास रख ली और शाम को दोनों बहन भाइयों को बुलाया। कमरे का माहौल अदालत सा बन गया था, लेकिन उनका यही हाल था। मैंने वो दरख्वास्त दोनों के सामने रखी और पूछा कि ये सब क्या है? कहाँ गई थी तुम 2 दिन की छुट्टी लेकर? क्या कर रही थी 2 दिन तक?
हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी झूठ बोलने की, वो भी मेरे नाम से? और मेरे साइन करने तुम्हें कहाँ से आ गए? क्या कर रहे हो तुम दोनों? दोनों सिर झुका कर बैठे थे, क्योंकि उनको पता था कि उनकी चोरी पकड़ ली गई है, इसलिए उनके पास बोलने को कुछ भी नहीं था। मुझे गुस्सा आ गया और मैंने कहा, जो कुछ भी किया है 2 दिनों में, सच सच बताओ, नहीं तो तुम दोनों को ठीक करके रख दूंगी। तुम्हारा 2 हफ्तों तक खर्चा बंद कर दूंगी। नेहा तो कोई जवाब नहीं दे रही थी, लेकिन अमन बोला, हमने 2 दिन की छुट्टी ली थी और हम एक दिन फिल्म देखने गए थे और दूसरे दिन शॉपिंग करने। मैंने कहा, यह क्या हरकत है तुम दोनों की? संडे को फिल्म देखने और शॉपिंग करने नहीं जा सकते थे? अमन ने कहा, हमारा दिल कर रहा था, इसलिए हम चले गए। मुझे तो यह बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि उन्हें सिर्फ फिल्म और शॉपिंग के लिए झूठ बोलना पड़ा। मैंने इनसे पूछा, तुम लोग क्या कर रहे हो? मुझे साफ साफ बता दो, क्या खिचड़ी पका रहे हो आपस में? लेकिन उन्होंने कहा, ऐसी ही बात है, बस मेरा दिल कर रहा था, इसलिए हमने छुट्टी ली और हम लोग घूमने चले गए। मैंने कहा, मैं इनको ज्यादा कहीं जाने नहीं देती थी, ना ही हमारे पास इतने पैसे होते हैं, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं था कि झूठ बोलकर घर से निकल जाए, और इतना बड़ा झूठ बोला। आज दोनों ने आपस में मिलकर झूठ बोला था। कल को कुछ और भी कर सकते थे। इन्हें पता चल गया था कि हम एक साथ मिलकर कुछ भी कर सकते हैं, तो फिर यह तो कल को धोखा भी देते, चोरी भी करते। इन दोनों का रवैया मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। कभी एक दूसरे के साथ फिल्म देखने चले जाते, कभी शॉपिंग करने, कभी आपस में 4 घंटे तक बातें करते रहते। दोस्तों, इतनी भी क्या मोहब्बत थी कि इन दोनों को एक दूसरे के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। इस बीच मैंने अपनी बेटी के लिए एक और रिश्ता देखा और अपने बेटे से कहा, अगर तुमको इस बार रिश्ता पसंद न आए तो तुम मुझे अकेले में कहना, मैं तुमसे बात करूंगी और हम इनकार कर देंगे, लेकिन उनके सामने आकर कोई तमाशा मत करना, क्योंकि इस तरह तुम नहीं जानते कि तुम अपनी बहन की कितनी बदनामी कर रहे हो। इस तरह तुम्हारी बहन के रिश्ते आना बंद हो जाएंगे। तब अमन ने एक निहायत अजीब बात की। उसने कहा, उसे रिश्ते की जरूरत नहीं है। मैंने उससे कहा, तुम्हारा इस बात से क्या मतलब है कि रिश्ते की जरूरत नहीं है? तो कहने लगा, कोई मतलब नहीं है, बस यूं ही मेरे मुंह से निकल गया था, ऐसी कोई बात नहीं है। वह घबराया हुआ था। मैं तो इन दोनों से परेशान हो गई थी। पता नहीं ये क्या करते थे, क्या सोचते थे। क्या यह मेरी वजह से हुआ था कि मैंने इनको घर में कैद करके ऐसा बना दिया था? इस बार अमन के लिए जो रिश्ता आया था, उसमें कोई गलती निकाल ही नहीं सकता था। लड़के की उम्र भी ठीक थी, शक्ल सूरत भी बहुत अच्छा था। उसके माँ बाप भी बहुत अच्छे लग रहे थे। उसके माँ बाप दोनों ही कॉलेज से प्रिंसिपल रिटायर हुए थे। लड़का डॉक्टर था, शक्ल सूरत का बहुत खूबसूरत था, निहायत ही हसीन आदमी था और नेहा से ज्यादा बड़ा भी नहीं था। और उन लोगों को नेहा भी पसंद आ गई, क्योंकि वह भी बहुत खूबसूरत थी। मैंने अमन की तरफ देखा, अब कोई गलती निकाल कर तो दिखाए। उसके चेहरे से बहुत परेशान लग रहा था। उन्होंने कहा, हमें तो आपकी बेटी बहुत पसंद आ गई है और हम जल्दी से जल्दी सगाई की रस्म करना चाहते हैं। विदाई आपकी बेटी के पेपर्स के बाद करवा लेंगे। मुझे इनकी यह बात बहुत पसंद आई। उन्होंने कहा, आप संडे वाले दिन हमारे घर आ जाइए और हमारा घर देख लीजिए, बाकी बातें वहाँ बैठकर करेंगे और शादी की तारीख भी फाइनल कर लेंगे। मुझे यह बात बहुत पसंद आई कि उन्होंने हमें अपने घर आने का भी कहा। मैंने कहा, ठीक है, रविवार को आएंगे। जब वह लोग गए तो साथ ही अमन ने कहा, हम रिश्ता यहाँ नहीं करेंगे। दोस्तों, मैंने उसे हैरानी से देखा, जैसे वह किसी और दुनिया की बातें कर रहा है। मैंने कहा, क्यों नहीं करेंगे? क्या खराबी है रिश्तों में? ऐसे रिश्ते तो नसीब वालों को मिलते हैं। शुक्र करो कि तुम्हारी बहन के नसीब जाग उठे हैं। मैं तो उसका रिश्ता इसी घर में करूंगी, वह भी जल्दी से जल्दी, कहीं ऐसा न हो कि हाथ से निकल जाए। वह लोग अमीर और पढ़े लिखे लोग थे, साथ ही खुले दिमाग के भी थे। मुझे इनकी यह बात बहुत अच्छी लगी। उनका कहना था, रविवार वाले दिन आप अपनी बेटी को भी साथ ले आइए,
दोनों बच्चे आपस में थोड़ी बातचीत करेंगे क्योंकि उन्होंने जिंदगी साथ गुजारनी है। मुझे इनका यह रवैया बहुत पसंद आया क्योंकि मेरे ससुराल वाले बहुत तंग दिमाग के थे और उनकी तंग नजरों से मेरा दम घुटता था। मैंने तो अमन और किरण दोनों से कह दिया, बस अब रिश्ता यहीं पर होगा। दोनों इस बात पर खामोश हो गए। मैंने इस खामोशी को हाँ समझा क्योंकि खामोशी का मतलब ही होता है हाँ। मैं उनके घर जाने की तैयारी करने लगी। मैंने नेहा के लिए एक अच्छा सा सूट लिया, कपड़े भी निकाले और उन्हें प्रेस किए। लेकिन रविवार वाले दिन जब हमें उनके घर जाने के लिए निकलना था तो न तो घर में अमन था और न ही नेहा। दोनों घर से यह कहकर निकले थे कि कोई अच्छा सा जूता खरीदना है, लेकिन इस बात को 4 घंटे हो गए थे और वह अब तक वापस नहीं आए थे। उन लोगों ने हमें चाय पर बुलाया था और चाय का वक्त निकलता जा रहा था। अगर हम देर से जाते तो वह क्या समझते, इस और बेइज्जती का मामला था। मैंने अमन को कॉल किया, जहां भी हो वापस आ जाओ क्योंकि हम लेट हो रहे हैं। लेकिन अमन का फोन बंद था और तो और नेहा का फोन भी बंद था। बार बार फोन करती रही, मुझे बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी। फोन लगातार बंद जा रहा था, वह लोग भी घर नहीं आ रहे थे। यहाँ तक कि शाम से रात हो गई। उनकी कॉल आ रही थी कि आप लोग कहाँ रह गए हैं, आप लोग कब आएंगे। वो मुझे उनके सामने भी शर्मिंदा करवा रहे थे। सोचा खुद ही चली जाऊं, लेकिन फिर जब वो पूछते कि बेटी और बेटा साथ नहीं आए तो जवाब क्या देती। रात के 9 बज गए और मैंने अपना फोन ही बंद कर दिया क्योंकि अब मैं उनके सवालों के जवाब नहीं दे सकती थी। जब रात के 11 बज गए तो दोनों वापस आए, हंसते हंसते आ रहे थे। मुझे देखकर उनके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। मैंने कहा, तुमको गए हुए 10 घंटे हो गए, इतनी देर तक तुम लोग कहाँ थे, क्या कर रहे थे। मैंने उन दोनों के मुंह पर थप्पड़ दे मारा। दोस्तों, आज पहली बार मैंने उन पर हाथ उठाया था। मैंने कहा, तुम लोग जानते हो तुमने मुझे कितना शर्मिंदा किया है। अमन चीख उठा, मैं इस घर में अपनी बहन का रिश्ता नहीं करना चाहता। मैंने कहा, क्या मुसीबत है, सब कुछ तो है इसमें। अमन ने कहा, यह लड़का सोने का भी बन जाए तो मैं इसके साथ अपनी बहन का रिश्ता नहीं करूँगा। नेहा बोली, मुझे किसी से शादी नहीं करनी, और दोनों वहाँ से चले गए। यह दोनों तो कभी भी मेरे सामने इस तरह नहीं बोले थे, मेरी मर्जी के खिलाफ कभी कुछ नहीं किया था। फिर आज इन्हें क्या हो गया था। मैं सारी रात जागती रही और परेशान रही। मैंने यह भी देखा था कि कभी अमन के कमरे में नेहा 4 घंटे बैठी रहती थी तो कभी नेहा अमन के कमरे में। यह जरूर आपस में कोई खिचड़ी पका रहे थे। एक दिन मैंने नेहा को कहा कि वह मेरे कमरे में जाकर सो जाए, मुझे उसके कमरे की सफाई करनी है। वह मेरे कमरे में जाकर सो गई और मैं उसके कपड़े पहनकर उसकी जगह पर लेट गई। थोड़ी देर बाद अमन कमरे में आया और आकर मेरे कंधे पर हाथ रखा। इतनी जल्दी सो गई हो, आज तो बहुत जरूरी काम है। मैंने ऐसे नाटक किया जैसे मैं जाग गई हूँ, लेकिन अभी नींद में हूँ। 2 दिन बाकी हैं, फिर हमें किसी से डरने की या छुपाने की जरूरत नहीं है। हम जो खुल्लम खुल्ला करेंगे, माँ भी हमें रोक नहीं पाएंगी। मैं इतना खुश हूँ, तुम्हें क्या बताऊं। मैं सोच भी नहीं सकता था कि हम इतने खुशकिस्मत हो जाएंगे। मैं तो भविष्य के सपने सजा रहा हूँ। मुझे तो हनीमून पर पहाड़ों में जाना है। उसकी बातें सुनकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। यह किस किस्म की बातें कर रहा था, वो भी अपनी बहन के साथ। तुमने शादी पर किस रंग का सूट पहनना है, सोचा है क्या। मैं तो काले रंग की शेरवानी पहनूंगा। अमन ने यह कहा तो मैं झटके से उठी और उसे थप्पड़ों से मारना शुरू हो गई। यह किस किस्म की घटिया बातें कर रहे हो, किससे शादी करोगे तुम, किसे हनीमून पर लेके जाओगे, क्या है यह। शोर की आवाज सुनकर नेहा भी वहां आ गई और आकर मेरा हाथ रोका और कहने लगी, हम आपको सब कुछ बताते हैं, आप अमन को मारना बंद करिए। मैंने कहा, क्या समझाओगे तुम और क्या समझाएगा यह।
तुम लोगों का जरूरत से ज्यादा प्यार है जो तुम्हारा रिश्ता नहीं होने देता। तुम लोग घर से गायब हो जाते हो और अब यहाँ बैठे शादी की बातें, और यह किस किस्म की बातें? क्या हो रहा है यहाँ? भगवान का वास्ता है, मुझे सब कुछ बताओ, नहीं तो मेरा दिल फट जाएगा। दोस्तों, नेहा ने मुझे एक बात बताई जिसे सुनकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। उसका कहना था कि मुझे मेरे पापा के दोस्त के बेटे से मोहब्बत है और अमन को उनकी बेटी से। हमें उनके बच्चों से मोहब्बत हो गई है माँ। वो मेरी ननद के सौतेले बेटे बेटी थे। जिस घर ने आपको बहुत तकलीफ दी है, आप उनका नाम तक नहीं लेती हैं। हम आपको यह बात बताते तो आप कभी भी यह बात नहीं मानती। वो दोनों हमारे ही कॉलेज में पढ़ते हैं। हम लोग रोज एक दूसरे से मिलते थे, लेकिन आपको नहीं बताते थे। आहिस्ता आहिस्ता हमारी दोस्ती मोहब्बत में बदल गई और हमने शादी करने का फैसला कर लिया। इसके लिए हम एक दूसरे के पास 2-2 घंटे बैठे रहते थे कि क्या करना है, कैसे करना है। हम लोग पैसे भी जमा कर रहे थे। वो दोनों भी जानते थे कि उनके घर वाले नहीं मानेंगे, इसलिए हम चारों ने भागकर शादी करने का प्लान बनाया था कि हम लोग कोर्ट मैरिज कर लेंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको यह सब बताएंगे। माँ, हमें माफ कर दे, लेकिन हम अपनी मोहब्बत के आगे मजबूर हो गए। हम भी क्या करते, हम उनसे बहुत मोहब्बत करते थे और वो हमसे। जब मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ, तो फिर आपकी मर्जी से शादी कैसे कर सकती हूँ? इस बीच आप रिश्ते देख रही थी, इसलिए मैंने अमन को कहा कि कुछ भी करके मेरा रिश्ता न होने देना। इसीलिए वह ऐसी हरकतें कर रहा था। यह बहुत अच्छा भाई है, उसने मेरा हर मामले में साथ दिया है। यह चाहता है कि मैं खुश रहूं उस शख्स के साथ जिसे मैं मोहब्बत करती हूँ। यह भी बहुत अच्छी बहन है, उसने भी मेरा साथ दिया है। हम नहीं चाहते थे कि आपको कानों कान भी खबर हो जब तक कि सारा मामला तय न हो जाए, इसलिए हम अलग अलग बहाने बनाते थे। हमें एक दूसरे से बहुत सी बातें करनी थी, पूरा प्लान बनाना था। हमें माफ कर देना, आपको यह सुनकर बहुत दुख हो रहा होगा। और 2 दिन बाद हमारी शादी है। आप ही ने हमें सिखाया था न कि तुम लोगों का बाप इस दुनिया में नहीं है, इसलिए हमेशा एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे का ख्याल रखना। हम लोग एक दूसरे की खुशी का ख्याल ही तो रख रहे थे। हमने अपनी मर्जी से हम सफर पसंद किया है। अब वह घर पहले जैसा नहीं रहा। दादी को गए हुए बहुत अरसा हो गया है और सारे बहन भाई अलग हो गए हैं। आपको संजय याद होगा ना? नेहा इसी से मोहब्बत करती है और उसको तो अभी से ही नौकरी की ऑफर भी आ गई है। जैसे ही उसकी पढ़ाई पूरी होगी, वह नौकरी कर लेगा। नौकरी वाले उसको अलग घर भी देंगे। नेहा को किसी के साथ रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब उसका घर अलग होगा तो उसको कोई मसला नहीं होगा। और संजय की बहन शोभा, वह बहुत अच्छी लड़की है और मैं उसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मैं उसे इस घर की इज्जत बनाऊंगा और मुझे पता है कि आप उसको बहुत खुश रखेंगे अपनी बेटी बनाकर। दोस्तों, वह दोनों बोलते जा रहे थे और मैं रोते जा रही थी। यह तो सच था कि अगर वह लोग मुझे यह सब बताते तो मैं कभी भी हाँ नहीं करती और इस तरफ से उनका कोई ताल्लुक जोड़ने नहीं देती। लेकिन शायद सही कहते हैं कि आप जो नहीं चाहते वही आपके साथ हो जाता है। मैं उन्हें इस घर और घर के लोगों से बहुत दूर रखना चाहती थी, लेकिन यह इसी घर से नाता जोड़ना चाहते थे। उनको मोहब्बत हुई तो इसी घर के बच्चों से हुई। मैं एक तरफ अपना सर पकड़कर बैठ गई, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या फैसला करूं। वह दोनों मेरे कदमों में बैठ गए, उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने मेरे पैरों को पकड़ लिया और कहा, भगवान के लिए मान जाओ, हमारी खुशी में शामिल हो जाओ। उन दोनों के बिना खुश नहीं रह सकते। अगर आप चाहते हैं तो हम अभी आपसे वादा करते हैं कि जहां आप कहेंगे हम वहां शादी करेंगे, लेकिन हम खुश नहीं रहेंगे। मैंने दोनों के मुंह पर एक थप्पड़ दे मारा और कहा, तुम लोगों को क्या लगता है कि मुझे तुम दोनों की खुशी की परवाह नहीं है? तुम दोनों की खातिर ही तो मैं इस घर से निकली थी। तुम दोनों के लिए ही तो मैंने दूसरी शादी नहीं की।
जबकि मेरी उम्र सिर्फ 26 साल थी। सारी जिंदगी तुम दोनों के लिए मशीन चला चला कर तुम्हारे लिए रोजी कमाती रही, तो अब क्या तुम्हारी खुशी के लिए मैं अपनी इज्जत कुर्बान नहीं कर सकती? उनके माँ बाप को कहो कि आकर मेरे से बात करें, सारे मामले मेरे साथ तय करें और मैं तुम लोगों की शादी इंसानों की तरह करवा दूंगी। कोई कोर्ट मैरिज करने की जरूरत नहीं है। वह दोनों रोते हुए मेरे गले लग गए। मैंने उनको प्यार किया। जिस औरत ने सारी जिंदगी अपनी औलाद के लिए कुर्बानियां दी हैं, क्या वह उनके लिए अपनी इज्जत कुर्बान नहीं कर सकती थी? और जिस ननद की बात हो रही थी, वह हमेशा मेरे साथ अच्छी रही थी। वह कभी भी मेरे साथ बदतमीजी नहीं करती थी। वह हमारे घर आई और तमीज से मुझसे मेरे बच्चों का हाथ मांगा। मैंने भी हाँ कर दी और फिर एक ही दिन पर अपने बेटे और बेटी को विदा किया। बेटी को विदा किया और अपनी बहू को घर ले आई। अब वह दोनों बहुत खुश हैं और अपनी जिंदगी आराम से जी रहे हैं। मैं भी खुश हूँ। जिस लड़की के साथ मेरे बेटे की शादी हुई थी, वह मेरी ननद की सौतेली बेटी थी, लेकिन उसने उसे हमेशा अपनी बेटी की तरह ही पाला था और कुछ साल तक तो मुझे भी पता नहीं था कि उसकी सौतेली बेटी है। दरअसल उसके बच्चे नहीं हो सकते थे, इसलिए उसने 2 बच्चों को गोद लिया था, लेकिन हमें कभी नहीं बताया था। मेरी सास कहती थी कि उसके अपने बच्चे हैं, क्योंकि वह अपनी बेटी पर कोई बात नहीं आने देना चाहती थी। पर अब तो मेरी सास भी इस दुनिया से जा चुकी थी। दोस्तों, वही औरत सारे फसाद की जड़ थी। उसी ने सबको एक दूसरे के खिलाफ भड़काया हुआ था। अब वह घर मेरी बहू का मायका और मेरी बेटी का ससुराल बन चुका था, इसलिए मुझे उन लोगों से कोई मसला नहीं था। और जब मैं वहाँ पर गई तो उन लोगों ने मेरी बहुत इज्जत की। मेरे साथ ऐसे पेश आए जैसे हमेशा से ही मुझसे मोहब्बत करते थे और मुझसे दूर होकर बड़े परेशान थे। मैंने अपने जेठ को भी देखा, जिसने इस घर से निकलने में मेरी मदद की थी। उस बेचारे की भी आज तक शादी नहीं हुई थी। जब हमारे बच्चों की शादी को 2-3 महीने गुजर गए तो यह बात सामने आई कि मेरी शादी मेरे जेठ के साथ करवा दी जाए और अब मुझे शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि मैं बहुत कम उम्र थी। जब मेरा पति इस दुनिया से गया और 15 साल गुजर जाने के बाद भी अभी मेरी उम्र 40 साल भी नहीं हुई थी। मेरा जेठ भी अकेला रहकर परेशान हो गया था। बीमार होता तो कोई उसका ख्याल रखने वाला नहीं था। सब घर वालों ने कहा कि अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। लोग इस बात पर भी बातें कर रहे थे कि शादी 15 साल पहले कर लेती, लेकिन हर काम का एक वक्त होता है। कभी कभी भगवान ने यह पहले से ही लिखा होता है कि कौन सा काम किस वक्त पर होना है। हम उसमें दखलंदाजी नहीं कर सकते। मैंने पहले भी बड़े आराम से इनकार किया था, लेकिन अब मेरे अंदर भी इनकार करने की हिम्मत नहीं थी। मेरे बच्चों की तो शादी हो गई और मैं फिर से अपनी सास की तरह अपने बेटे और बहू के सर पर सवार नहीं होना चाहती थी। इसलिए सोचा कि अपनी जिंदगी बना लेती हूँ। जवानी में शादी और बुढ़ापे में शादी करने के फैसले में बड़ा फर्क होता है। जवानी में इंसान अपने बारे में सोचता है, अपने दिल और अपनी इच्छा के बारे में सोचता है, लेकिन जब वह बुढ़ापे में शादी करता है तो वह अपनी जरूरतों के बारे में सोचता है, अकेलेपन के बारे में सोचता है। मेरा जेठ बुरा आदमी तो नहीं था, उसकी वजह से ही तो आज मैंने एक अलग जिंदगी बनाई थी। मैंने भी हाँ कह दी, वह तो पहले से ही तैयार था। हम दोनों की शादी हुई तो हमारी शादी पर हमारे बच्चों से भी ज्यादा धूमधाम से शादी की गई। सब लोग बहुत खुश थे। परिवार के दूर दूर के जो रिश्तेदार थे वह बातें कर रहे थे, लेकिन मैंने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। अपनी जिंदगी के बारे में सोचा। मैंने अपने जेठ नवीन से शादी कर ली और उसने कहा कि हम अलग से एक घर में रहेंगे। मैंने अपना घर अपनी बहू और बेटे के नाम कर दिया, जो मैंने बड़ी मुश्किल से बनाया था। दोस्तों, वह सब कुछ मेरे बेटे का ही था। मेरी बेटी भी अपने घर की हो गई, इसलिए अब मैं और रितेश एक छोटे से फ्लैट में रहते हैं। मैं अपना काम करती हूँ, कपड़े सीती हूँ और वह भी जॉब पर जाता है। एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से रहते हैं। कभी कभी बच्चे मिलने आ जाते हैं तो घर में अच्छा सा खाना बना लेते हैं।
पूरा दिन एक दूसरे के साथ अच्छा गुजर जाता है। कभी समुद्र के किनारे जाकर बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि क्या पाया, क्या खोया, लेकिन यह है कि जिंदगी बड़ी खूबसूरत है, सब कुछ ठीक है, किसी चीज की कमी नहीं है। एक साथ रहते हैं, खुश रहते हैं। हमें कोई देखता है तो वह यही समझता है कि शायद हमारी शादी को 20-25 साल हो गए, लेकिन हमारी शादी को अभी 4 महीने हुए हैं। लेकिन यह 4 महीने भी हमने एक दूसरे के साथ बड़े अच्छे तरीके से गुजारे हैं। वह कभी कभी अपनी पत्नी को याद करता है, यानी कि उसकी जो पहली पत्नी थी, और मैं भी अपने पति की बात कर लेती हूँ तो वह बुरा नहीं मानता और मुझे भी बुरा नहीं लगता। जब वह अपनी पत्नी की कोई बात करता है, कभी बीमार होते हैं तो एक दूसरे का ख्याल तो कर लेते हैं, वरना तो यह सच है कि तन्हाई से बुरा कोई रोग नहीं होता, इंसान अकेला रह के बीमार हो जाता है। लेकिन अब हम दोनों को एक दूसरे का सहारा है और जिंदगी के जितने भी साल बाकी हैं, वह एक साथ जीने हैं। अपने बेटे और बेटी की जिंदगी के साथ भी कुछ अच्छा ही कर दिया और अपनी जिंदगी के साथ भी। मुझे मानसिक रोग था, वह अकेलेपन का ही था, वह भी दूर हो गया और अब मैं भी खुश हूँ। आप लोगों को क्या लगता है कि मैंने जो बुढ़ापे में शादी करने का फैसला किया, कहीं बुरा तो नहीं किया? क्योंकि अभी भी कोई ना कोई बात कह देता है, लेकिन मेरे बेटे और बेटी के सामने अगर कोई बात करता है तो वह फौरन कहते हैं कि आपको क्या परेशानी है, हमारी मर्जी, खुश हैं। जब हमें कोई परेशानी नहीं है तो आप लोगों को भी नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको सुनकर कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। मैं मिलती हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।